प्रकृति ने जानवरों को कुछ शरीर के अंग दिए हैं जिसका वे खुद के बचाव के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे उनको एक अनोखा रूप भी मिलता है और वो बहुत अच्छे भी दिखते हैं। परंतु कभी कभी यही शरीर के अंग इन्हीं जानवरों को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचा सकते हैं कि वे बेहद आसानी से अपनी जान गंवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवरों से रूबरू करने वाले हैं जिनकी जान खुद के ही शरीर के हिस्सों से चली जाती है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। पहले नंबर पर आता है बुरु बैबिरुसा। यह पृथ्वी के सबसे असामान्य प्राणियों में से एक है। यह सूअर की तरह दिखता है लेकिन यह बेहद अलग और अनोखा है, जैसे कि एक पिगलेट यानी कि एक सूअर का बच्चा। आमतौर पर यह बहुत छोटे होते हैं। उनकी पीठ क्रॉक्सक्रू यानी कि धनुषाकार के आकार की होती है। उसके पैर काफी लंबे होते हैं और इनमें लगभग कोई ज्यादा बाल यानी कि फर भी नहीं होते। ये जानवर पौधों का भोजन खाना और ताज़ा पानी पीना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन इस जानवर के बारे में मुख्य बात की जाए तो वो है इनके सींग। नर में निचले और ऊपरी हिस्से वाले दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और वह सिर की ओर झुकते हैं। एक सींग के लिए इतना बढ़ना असामान्य नहीं है, लेकिन ये सचमुच उसके सिर की दिशा में बढ़ने लगता है। क्या आप अपने दांत को ऊपर की ओर झुकते हुए कल्पना कर सकते हैं, वो भी अपने माथे की ओर जाते हुए? यह सुनने में ही डरावना या अजीब लगता है। यह देखा जाए तो बेहद खतरनाक है। इन सुअरों को भी यह पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें देखने में दिक्कत भी होती होगी। उनके अनोखे आकार के अलावा उनके सींग बहुत ही नाजुक है। कभी कभार तो वे सर तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी मादा के लिए लड़ते वक्त या केवल समय के काल से। लेकिन यदि एक बार ये सींग उनके सर में घुस जाए तो इनका मरना निश्चित है। अब नंबर 2 पर आता है हिरण। हिरण को आमतौर पर 12 सींग भी कहते हैं। उनके सींग काफी मजबूत होते हैं, इतने मजबूत कि वे अन्य जानवरों को घायल कर सकते हैं। यह एक अनोखा हथियार है जिसके टूट जाने से वे इनकी मौत का कारण बन सकता है। नर हिरण के झगड़े आमतौर पर प्रजनन के मौसम के दौरान होते हैं। वे मादाओं के लिए लड़ते हैं और उनके प्रतिद्वंदियों में से किसी एक की मौत हो जाती है। सबसे अधिक बार वह सिर्फ दूसरे हिरण के सींग देखते ही एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि झगड़े में कभी कभार एक असहाय नर दूसरे नर के सींग को इतने कसकर पकड़ लेता है कि वे अपने दम पर उस स्थिति से निपट नहीं सकते। आमतौर पर इनका अंत बहुत दुखद या दुखदायक होता है। कभी कभार तो ये हिरण उड़ भी नहीं पाते और इसी चलते उन्हें खाने को भी नहीं मिलता। संभावना है कि वे पानी पीने से भी वंचित किए जा सकते हैं और बस धीरे धीरे ऐसे ही करके उनकी मृत्यु उनके नजदीक चली आती है। प्रकृति काफी क्रूर है और यदि यह घटना किसी पहाड़ पर या किसी चोटी पर हो रही हो तो ना केवल वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं बल्कि बर्फ या खाई में गिरकर एक साथ मर भी सकते हैं। पर कई बार यह जानवर बहुत ही लकी और किस्मत वाले होते हैं क्योंकि कई बार लोग इन्हें समय से नोटिस कर लेते हैं और इसी चलते वो सींग को काट देते हैं या फिर उसे शूट कर देते हैं। वो वाह क्या बात है, यह तो असंभव था लेकिन बेहतरीन शॉट था। यदि वो चूक जाता तो। पर देखा जाए अभी जो फिलहाल हुआ वो ठीक ही हुआ, लेकिन ऐसी कंडीशन काफी रेयरली ही होती है। अब अगले नंबर पर आता है एर्गोली। यही देखा जाए तो एर्गोली के लिए चीजें बहुत बदतर है। इन मेंढकों को इनकी प्रजाति में सबसे बड़ा माना जाता है और यह लगभग 100 पाउंड यानी कि 45 केजी से अधिक वजन के होते हैं और काफी खतरनाक से दिखते हैं, जिसकी वजह से इनके बड़े और मजबूत क्रॉक्सक्रू आकार के सींग जो वो एर्गोली खुद को दूसरे जानवरों से सुरक्षित करने के लिए और किसी मादा के लिए लड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इनके इस आलीशान दिखावे के बावजूद इस जंगली मेंढों का भाग्य कभी कभी दुखद होता है। इनका सींग जो वाकई में आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए शक्तिशाली हथियार माना जाता है, वही इन जानवरों की धीमी धीमी और दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है। एर्गोली जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी अधिक संभावनाएं है कि उसके सींग गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं।
अंत में मेंढकों की यह सींग काफी धीरे और दर्दनाक तरीके से उनके चेहरे में गहरे और गहरे प्रवेश करते जाते हैं, जिसकी वजह से या तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है या तो उनकी सीधी मौत हो जाती है। अब अगले नंबर पर आता है शीप। इवोल्यूशन यानी कि विकास एक बहुत ही निर्मम चीज है। हमें इसे इन गरीब जानवरों के साथ इस तरह की जिंदगी के लिए खुश नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो मानव हस्तक्षेप में हमेशा कुछ अच्छा नहीं होता। सदियों से लोग एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के लिए अधिक लाभदायक नस्लों का निर्माण कर रहे हैं ताकि ये बेहद अच्छी तरह से उपयोग में आए, मगर विशेष रूप से जब इन भेड़ों की बात आती है तो वो काफी विवादास्पद है। जंगली प्रजाति के जानवर और पालतू घरेलू शीप अभी भी हर साल अपना अधिकांश ऊन खो देते हैं, लेकिन जो लोग ऊन के लिए इनका प्रजनन करते हैं वो हर साल इनका ऊन निकालते रहते हैं। ऊन फिर से आता है, लेकिन यदि आप ऊन को समय से नहीं काट पाए तो वो उनके लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। गर्मी के मौसम में लंबा ऊन होना इनके जान के लिए खतरा बन जाता है। कभी कभी यह गर्मी के तनाव यानी कि हीट स्ट्रेस की ओर जाते हैं। यहाँ तक कि शिप्स जिनके लंबे ऊन होते हैं उन्हें गतिशीलता के कई मुद्दों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि अगर वो नीचे एक ढलान पर लेट जाते हैं तो यह अपनी पीठ से नहीं लुढ़क सकता। यह उन कीड़ों की तरह दिखते हैं जो अपने पैरों को हवा में रखते हुए पीठ के बल गिरते हैं। उन नजरों की भी समस्या का कारण बनता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अतिरिक्त ऊन जो नहीं काटा जाता है वह सही रूप से नहीं बढ़ता और गांठ बनकर ढेर करने लगता है। सभी प्रकार के परजीव कीड़े इन गांठों के नीचे पनपते हैं। ये कीड़े असहनीय खुजलियां पैदा करते हैं जिससे ये मेढ़ों को परेशान करते हैं और इसी असहनीय खुजली के होने के कारण इन्हें फेंस या फिर पेड़ों से लगातार रगड़ना पड़ता है। ऐसे मामलों में मेढ़ों का खून बहने लगता है और इसी के कारण मेढ़ों में चमड़ी को फटने के कारण इन्फेक्शन या ब्लड पॉइजनिंग भी हो सकता है और कभी कभार तो इसी के चलते भेड़ मर भी सकती है। तो भेड़ों को उनके नाई के पास लेके जाने की नियमित आवश्यकता होती है, नहीं तो ये उनकी ही जान की सौदागर बन जाती है। अब अगले नंबर पर आता है डोंकी। गधों को मैनिक्योर की जरूरत होती है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। घोड़ों की तरह गधों को भी निश्चित समय पर अपने खुरों को कटवाने की आवश्यकता होती है, लगभग 6 से 7 हफ्ते। घोड़ों को तो इस प्रक्रिया के अधीन किया जाता है। यही खुरों को नहीं काटा जाए तो वह जानवर सीधे चलने की क्षमता खो देते हैं, जो सभी को आघात और बेचैनी का कारण बनता है। और झुके हुए खुरों को देखने वाले लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह वास्तव में बेहद खौफनाक दृश्य होता है। सोचने वाली बात है कि जंगली गधे इस समस्या का कैसा समाधान करते होंगे। फिर भी मुझे लगता है कि बहुत कम ही जंगली गधे अब बचे हुए हैं, तो फिर यार समस्या तो कम से कम होगी। एक आवारा जानवर होना काफी मुश्किल है क्योंकि प्रकृति लगातार आपको मौत के मुंह में ढकेलती रहती है। यहाँ तक कि सबसे आम जगह भी खतरनाक हो सकती है जब तापमान थोड़ा सा भी गिरता है। सच में मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हिरन बर्फ पर कैसे जा पहुंचा, और वह भी जमीन से इतनी दूर। ऐसी स्थिति में पकड़े गए जानवर फंस जाते हैं अगर लोग उनकी मदद करने नहीं आते तो। इस संबंध में प्रकृति हमारे लिए अधिक लाभदायक है। देखा जाए तो हम जानते हैं कि बहुत फिसलन वाली सतहों पर भी अपना संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। प्लस हमने नाव, रोप्स, स्केट्स, होवरबोर्ड्स और भी अन्य उपयोगी चीजें बना रखी है। आप यह सब चीजों से किसी भी फंसे हुए हिरन को निकालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एकमात्र दुख यही है कि आपको उस जानवर से कोई थैंक यू नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे कि हिरन और एर्गोली के जीवन में बहुत समस्या है, तो कम से कम कोई जानवर ऐसा होना चाहिए जिसके लिए प्रकृति कुछ अच्छा करती हो। अब अगले नंबर पर आता है टर्टल यानी कि कछुआ। वे एक लंबा जीवन जीते हैं। वे किसी भी जल्दी में नहीं रहते और अच्छी तरह से एक कठोर कवच या शेल के कारण वह शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं, जो देखा जाए तो बहुत ठीक होता है, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है। जब तक मुझे पता चला कि कुछ टर्टल या कछुए में एक दोष होता है। जी हाँ, जैसे कि यदि वे अपनी पीठ पर है तो वे आसानी से लुढ़क नहीं सकते। वो यदि आप अपने पालतू कछुए के यह ट्रिक के बारे में कमेंट करने वाले हैं तो मुझे पहले यह स्पष्ट करने दो, हम यहाँ विशेष रूप से बड़े कछुए के बारे में बता रहे हैं। यह केवल एक संयोग नहीं है,
कछुए के शेल की लंबाई और आकार उसके पैरों पर खड़े होने की क्षमता को बड़े मात्रा में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए गोल आकार के कवच वाले कछुए फ्लैट आकार के कवच वाले कछुओं की तुलना में तेजी से घूम सकते हैं। बड़े कछुए छोटे कछुए की तुलना में बेहद कम फुर्तीले होते हैं। कवच की विशेषताएं सचमुच जानवरों के जीवन को निर्धारित करती है। गलती से अगर एक कछुआ पीठ के बल पलट गया तो वो असहाय कछुआ धूप के कारण या फिर किसी का शिकार बनकर मर भी सकता है। कछुए विशेष रूप से कमजोर होते हैं। उनके कठोर कवच उनके शरीर के हरकतों से मिलते जुलते नहीं है, जो कि उनके घूमने की प्रक्रिया को कठिन यानी कि कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जो जीवन और मृत्यु के बीच एक निरंतर समझौता की तरह दिखता है। संपूर्ण तौर से देखा जाए तो बड़े उम्र वाले कछुए बेहतर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े आकार के कछुओं तक पहुंचने वाले कछुए एक दिन घातक जाल के खतरे में गिरते हैं। नर कछुओं के लिए घूमने की प्रक्रिया का मुख्य कारण मादाओं के लिए लड़ाई के वक्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। वे अक्सर लड़ते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को अपनी पीठ पर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े आकार वाले कछुओं को स्पष्ट रूप से यह फायदा है। लेकिन एक बार अगर ये बड़े कछुए हार गए, ये फिर तभी अपने खुद के पंजों पर उड़ भी नहीं सकते। अब आखिरी नंबर पर है स्लॉथ। स्लॉथ को शायद ही अच्छी तरह से अनुकूलित प्राणी कहा जा सकता है, क्योंकि वो बेहद धीमे हैं, जैसे कि आप इमेजिन या कल्पना कर सकते हैं। स्लॉथ अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पे बिताते हैं और आसानी से पत्तों के साथ घुल मिल जाते हैं। हफ्ते में एक बार वे शौच करने के लिए जमीन पर आते हैं। यह जानवर दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं। देखा जाए तो यह हमें छुट्टी पर होने वाले इंसानों की कुछ याद दिलाता है। स्लॉथ का धीमापन और फ्रेंडली नेचर उनकी मौत का कारण बन सकती है, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। कोई भी भूखा शिकारी किसी धीमे जानवर का आसानी से शिकार कर सकता है और उसे खा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि धीमे जानवर ज्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे। वह बेचारा तो चाहकर भी भाग नहीं सकता। यहाँ तक कि एक स्पेक्टेकल्ड आउल जो इसे संक्रमित करता है, वह स्लॉथ की तुलना में बहुत लंबा आकार का होता है। यह स्लॉथ का शिकार करके अपना काम बेहद अच्छी तरीके से पूरा कर सकता है, क्योंकि यह बेहद तेज, ताकतवर और अधिक मजबूत होते हैं। और देखा जाए तो यह भोजन के लिए भूखा भी बहुत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर पर सबसे ज्यादा तरस आया, यह हमें सच में कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।